रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। कोई इधर उधर की बात आदरणीय अतुल जी ने सभी कवियों का परिचय तो करा दिया, लेकिन मालाएं चढ़ानी शेष हैं अभी। जो उतारे गए राजेंद्र जी, एक भूल हो गई थी। कभी ये होता है कि हम घर के लोगों को अक्सर भूल जाते हैं और कोई बुराई नहीं है, गलती भी नहीं है। हम आए हुए अतिथियों का बहुत स्वागत करना जानते हैं। गाजियाबाद के लोग कैसे हॉस्पिटलिटी की जाती है, कैसे सम्मान, लेकिन कवि भी है, उनका भी मैं परिचय कराना चाहता हूँ। स्वागत कराने के लिए आए हैं। अब पता चला कि मतलब मालाएं तो बाद में मिलेंगी जब कविता फुट सुन लें। बहुत अच्छा, ये जो इधर उधर आत्माएं भटक रही है वो भी स्थान अच्छा सा संसद भवन में जी कह रहे हैं ये कवियों की महफिल है और ये बंद कर देना, मुझे नहीं हो। सभी का परिचय हो चुका है। हम फटाफट इसको कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं और अच्छी बात है कवि सम्मेलन रखा है, अन्यथा तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। सभी का परिचय हो ही चुका है, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ। हरिओम पंवार जी देश के सबसे बड़े ओज के कवि माने जाते हैं, देश की विसंगतियों को गाते हैं, ओज के माध्यम से गाते हैं। और इधर एक बाबा जी बैठे हुए हैं, आड़ी आड़ी से बाबा जी हैं, कपड़े अलग पहन रखे, गेरुए धारण कर ले तो बिल्कुल इनके सामने नतमस्तक होने को मन करेगा। और उनके बाद में जो बैठे हुए हैं केंद्र में, कवियों के केंद्र में, जैसे केंद्र में सरदार जी, यहाँ भी केंद्र में सरदार जी हैं। उनके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि मिटाने नफरतों को हम अनोखा प्यार लाए हैं, मिटाने नफरतों को हम अनोखा प्यार लाए हैं, टनाटन हास्य और व्यंग की बौछार लाए हैं। वो चिड़िया घर ही क्या जिसमें कोई भालू नहीं होता, दिखाने इसलिए साथ में सरदार लाए। बहुत बढ़िया लाफ्टर चैलेंज भाई प्रताप फौजदार, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कहाँ से शुरू हो रहे हैं कहाँ के अंत हो रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है सरसों के खेत में कोई काटना छोड़ दिया हो। बहुत अच्छा, एक बार ताली बजा दीजिएगा। उसके बाद जो बैठे हुए हैं पवन दीक्षित जी गजलों के गीतों के माध्यम से आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और सभी, और दिनेश जी आपके अपने हैं, उनके लिए तालियां अतिरिक्त होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, तो पहली बार हो रहा है तो थोड़ा सा और अतिरिक्त ऊर्जा मिलती रहे आपकी। ये जो स्वयं सेवक बीच में राम जी की सेना की तरह लगे हुए हैं, ये भी कहीं, और इस तरीके से आप करते रहेंगे तो पता चलेगा कि करोड़ों वर्षों में इंसान की फितरत में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे ऐसे करते रहिएगा तो पता चलता रहेगा। नीरज जी और सभी हमारे गोयल साहब, सभी का हम अभिनंदन करते हैं और बात आरंभ करना चाहते हैं। क्या लाए हैं हम आपके लिए कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं। बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं, मोहब्बत का खजाना हम तुम्हारे नाम लाए हैं, तुम्हारे नाम लाए हैं। और दिलों में प्यार का दरिया यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने हम सभी को देश का पैगाम लाए हैं, देश का पैगाम लाए हैं। और हमारे कवि ने लिखा कि आपका साथ होगा तो कभी हम खुल के बोलेंगे, कि आपका साथ होगा तो कभी हम खुल के बोलेंगे, सभी के दर्द बांटेंगे, सभी के दिल टटोलेंगे। हम तो बस चाहते हैं आपसे नजरें इनायत ही, जरा ताली बजा दो तो तुम्हारे साथ हो लेंगे। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोगों के हाथ खुले नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है भैया? इसलिए बजानी चाहिए पड़ोसी को पता नहीं लगे, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अपने हाथ में है बिल्कुल। हाँ, आइए आइए आइए, एक तो भाई साहब कुर्सी लेके ही अपने साथ चले आ रहे हैं। आप बिल्कुल नेता बनेंगे जरूर। चश्मा लगा रखा है, मैं समझ सकता हूँ किस लिए लगा रखा है। एक हमारा स्टूडेंट था, वो कहने लगा कि गुरुजी जब से मैं ये चश्मा लगाया लड़कियां मेरी ओर नहीं देखती। मैंने उतार के फेंक दे, बोली लड़कियां नहीं दिखती हैं।
इस कार्यक्रम को हम आरंभ करना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा है और अतुल जी जैसे यहाँ पर साहित्य प्रेमी और सभी यहाँ पर साहित्य प्रेमी है। अतुल जी का विशेष हमारे साथ बहुत मित्रता भाव रहता है, उनको प्रणाम करता हूँ और कुछ पंक्तियों से बात आरंभ करना चाहता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करते हुए माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। ये अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, व्यवस्था ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बैठ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, व्यवस्था सब ठीक है। कवि सम्मेलन में व्यवस्था कवि संभाल लेते हैं, कोई समस्या। अच्छे, ये प्रैक्टिस कर रहा है या फाइनल थी। सरदार जी आप भी चिंता नहीं करो, आप अकेले समझ रहे हैं, एक बीच में और फंसे हुए हैं। जब दो सरदार आपस में बात कर रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक सरदार जी ने दूसरे को फोन किया कि ओए मैं बोल रहा हूं तो दूसरी ओर से आवाज आई, कमाल है इधर भी मैं ही बोल रहा हूं। स्थितियों में हम कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और कहीं बालस्वरूप राहे जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे ना उठे हाथ सुराही के लिए, क्या बात है? शाम को रंगीन बना ले इतना कोई कोना ना बचे रात की स्याही के लिए। तो इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे जितनी देर आप सुनना चाहेंगे। हमारे श्रद्धेय हरिओम पवार जी तक हम पहुंचेंगे। बात आरंभ करना चाहता हूं, मां सरस्वती के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हैं और आप ध्यान मग्न होकर आनंद के साथ दीजिएगा कि माँ तू हंस वाहिनी प्रदीप ज्ञान दायिनी, माँ प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे, हर घर आंगन में खुशी। अंतिम पंक्तियों पे साथ दीजिएगा कि माँ तू हंस वाहिनी प्रदीप ज्ञान दायिनी, माँ प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे, हर घर आंगन में खुशियों के दीप जले, विश्व गुरु भारत की खोई आन बांध दे। तो देवी विपदाओं से माँ करना सुरक्षा सदा, भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद ज्ञान दे, और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। एकता अखंडता का सुर चाहूं और उठे जन गण मन की पीड़ा को ऐसी तान दे, सारी ये वसुंधरा ही बन जाए तीर्थ धाम, शक्ति और भक्ति का अमर दिव्य दान दे। तो सागर सथेरे और चिंतन विशाल, माँ तू लक्ष्य के संधान है, तू साधना संज्ञान दे, और भांति भांति के सुमन महकाए देव भूमि, राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व महान दे। दोस्तों लीजिएगा, इस कार्यक्रम को हम आरंभ करना चाहते हैं। औपचारिकताएं सभी लगभग पूरी हो चुकी हैं और मैं चाहता हूं कि ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में हम एक ऐसे रचनाकार को बुलाना चाहते हैं जो देखने में संत लगते हैं लेकिन बहुत ही स्पेशल कवि हैं। आप देख रहे हैं दाढ़ी आड़ी बढ़ी हुई है, तो एक दिन किसी से पूछ लिया कि भाई ये दाढ़ी आड़ी क्यों बढ़ा रखी है, थोड़ी बहुत दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बोले यार मेरा रुमाल खो गया था, मैंने कहा 2-4 दिन दाढ़ी नहीं बनाऊंगा तो रुमाल की कॉस्ट हो जाएगी पूरी। तो मैं समझ सकता हूं इनकी जरूर रजाई खोई होगी। तो ऐसे कवि हैं बलवीर सिंह खिचड़ी जो मोदी नगर से हमारे बीच में आते हैं और पूरे देश में हास्य व्यंग के श्रेष्ठ कवि के रूप में उनको जाना पहचाना जाता है। आजकल देश में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, आपको पता होगा कि पवार जी पढ़ा रहे हैं, उनको क्या पढ़ना है कोई नहीं, वो बड़े प्रोफेसर हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में और लॉ के प्रोफेसर हैं, LLD किया हुआ है। बड़ी डिग्री है, आप समझ में नहीं आती है। तो मैं बलवीर सिंह खिचड़ी जी को बुलाना चाहता हूं। देश में बड़ी परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं साहब। अब वो स्वामी रामदेव जी का आंदोलन चल रहा है, अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा है। अब अन्ना हजारे जब रामलीला मैदान में थे तो आपको पता होगा बड़े प्रधानमंत्री जी के पास संदेश पहुंचा कि प्रधानमंत्री जी वो बिल चाहते हैं, लोकपाल बिल चाहते हैं। बारीक सी बात है, समझ में आ जाएगी। तो बिल चाहते हैं तो प्रधानमंत्री ने कहा अन्ना जी आप 13 दिन तक दिल्ली में रहे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, फिर काय का बिल। ऐसी स्थितियां देश में बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री हमारे बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी के अपने मापदंड होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ईमानदारी किस प्रकार की होती है। एक व्यक्ति ट्रेन से उतरा तो किसी टीटी ने टिकट मांग लिया, उसने वो व्यक्ति आगे बढ़ गया
तो पीछे पीछे टीटी और पुलिस को बुला लिया। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, 3-4 प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रुक गया। तो टीटी ने कहा टिकट, तो उसने कहा ले टिकट। बोले कमाल है, जब तेरे पास टिकट था तो हमको क्यों भगा रहा था? बोले मेरे पास तो था, मेरे साथ जो 25-30 बिना टिकट थे उनको भी तो बचाना था। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, ताली बजाइएगा। तो ये फिर से सभी से अनुरोध है, ये भी स्थान ग्रहण कर लें। इधर अभी खाली कुर्सियां हैं, आइएगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अभी कार्यक्रम देर से आने जाने की व्यवस्था है। भारत में ही भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, कहीं भी अगर समय से पहुंच जाओ तो भारतीय नहीं माना जाता है। अमेरिका में 9/11 को वही लोग सही सुरक्षित बचे थे जो देर से पहुंचे थे, वो सभी भारतीय हम जानते हैं। वैसे हमारे ये पवन दीक्षित जी कहते हैं कि गजेंद्र जी तब तक घर नहीं जाता हूँ, मेरी पत्नी खाना नहीं खाती है। मैंने भाई बहुत सौभाग्यशाली, ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं आजकल? बोले ये बात नहीं यार, घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। सकता हूँ, आइएगा सर, स्वागत है, बैठ जाइए। यहाँ पे बैठ जाइएगा, ऐसे कोई बात नहीं। अगर जो जगह नहीं है तो एक पे दो बैठ जाइएगा, इस मसले लीजिएगा। मैं बुलाना चाहता हूँ आज के इस कवि सम्मेलन की ओपनिंग करने के लिए भाई बलवीर सिंह खिचड़ी। एक बार जोरदार तालियों से बुलाए भाई को। टैगोर लग रहा। आप पुण्य बंध मोक्ष का तो कछु पता नहीं, किंतु हर काम सरेआम करता हूँ मैं। सुचि सेवा रिद्धि सिद्धि सामाई की सीखी नहीं, किंतु स्वाध्याय सुबह शाम करता हूँ मैं। खिचड़ी बनाने वाले गुरुदेवों की श्रद्धा से भाव पूजा नित्य निष्काम करता हूँ मैं। कवि सभा में पधारे श्रोतागण प्यारे प्यारे और आयोजकों को प्रणाम करता हूँ। एक छंद और निवेदित करता हूँ कि जिन्हें है पूरा भरोसा अपनी कमाई पर, उन्हें किसी की चुरा के लानी नहीं पड़ती। क्या बात है, वाह वाह। चलते हैं वक्त से मिला के जो कदम ताल, उनको परेशानी उठानी नहीं पड़ती। सीख ली जिन्होंने बात मानने की श्रेष्ठ कला, उन्हें किसी से भी मनवानी नहीं पड़ती। खिचड़ी कविता सीधी दिलों में उतर जाए, श्रोताओं से ताली बजवानी नहीं पड़ती। एक और निवेदित करता हूँ कि इलायची लौंग डालो कैसी भी सुगंधी, किंतु पान छालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। खाने को तो पत्तल दो ना प्लेट में भी खा ले, किंतु खाना थालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात। अब की बार और अच्छा है कि घर सब सुख सुविधाओं से भरा पूरा हो, घर वालियों के बिना करेक्शन करना पड़ेगा। घरवालियों से मतलब ज्यादा नहीं, ओनली वन सिंगल पीस। सब सुख सुविधाओं से भरा पूरा हो, घर वालियों के बिना अच्छा नहीं लगता। मौन हो भजन सुने, किंतु कवि सम्मेलन घोर तालियों के बिना अच्छा नहीं। और कहता हूँ आशा आपको अच्छा लगेगा कि सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा क्या बात कोई है, बाज होता है। कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। एक धार्मिक आदमी हूँ, धार्मिक छंद कहता हूँ। एक और सुन लीजिए 4 लाइन कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। नहीं, आप गलत अंदाजा नहीं लगाएं, करेक्शन करें। कोई भी टीवी खोलो, कोई ना कोई भगवान टीवी पर मिलेगा। मैंने देखा था, एक लड़की आई, सामने भगवान मौजूद। लड़की ने कहा,
बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं बचता है, मैं क्या करूं? अरे निर्मल बाबा भगवान बोले, भगवान वाच, भगवान बोले ये बॉयफ्रेंड कहां से आ रहा है? क्या आपने कोई बॉयफ्रेंड बनाया? नहीं सर, लड़की ने कहा नहीं बाबा जी अभी नहीं बनाया, इसीलिए रुकी हुई है कृपा। हमारी कविताएं सुनकर लोग हमसे पूछते हैं आखिर आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो बताना पड़ता है अरे ये न पूछो कि हम कितने पढ़े हैं, बल्कि ये पूछो कि हम कैसे पढ़े हैं। बताना पड़ता है। आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल रिक्शा, स्कूल वैन, स्कूल बस, नहीं तो जुगाड़। जिन दिनों हम पढ़ते थे न वैन थी, न बस थी, न जुगाड़ था, पैदल जाना पड़ता था स्कूल, किंतु हम अपने कॉलेज कभी पैदल नहीं गए। फिर आप सोचते होंगे क्या हम भाई एयर जाते थे? नहीं, कदापि नहीं, बल्कि हमारे प्रिंसिपल सर 4 जवान लड़के भेजते थे हमें आदर और सम्मान के साथ लिवा लाने के लिए। वो खोजते हुए हमारे घर पे जाते, हम घर पे मिलते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हम पैदाइशी प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी होने के कारण खेतों में, खलिहानों में, बागानों में, नदी किनारे अगर गलती से शहर में आ भी गए तो शहर की ऐतिहासिक इमारतों का अंदर बाहर से अवलोकन करते हुए पाए जाते थे, जैसे रेलवे स्टेशन, पिक्चर हॉल, अंदर बाहर से अवलोकन करते हुए पाए जाते थे। वो 4 जवान लड़के जाते, बाअदब 2 हमारे पैर पकड़ते थे और 2 हाथ पकड़ते थे, जमीन में पाँव नहीं लगने देते थे, सीधे स्कूल में लाके छोड़ते थे। हम कॉलेज में ज्यादा किताबों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। हम भी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते थे थ्योरी के नंबर वैसे ही कम होते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल करते थे। ये तो तमाम बाबा लोग आज कर रहे हैं, टीवी पर दिखा रहे हैं योगा, तो पैदाइशी योगाचार्य थे, किंतु हमारा एक ही आसन प्रियासन था, मुर्गासन। बहुत अच्छे। देखो अगर आपको नहीं आता हो तो हम गजेंद्र सोलंकी जी से करवाएंगे। दिमाग का काम। फिर भी लोग पूछते हैं आखिर कुछ तो पढ़े ही होंगे, तो बताना पड़ता है। हम 10वीं क्लास में 3 बार नहीं, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, फेल नहीं, बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुए। उसके बावजूद हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारे सम्मुख बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़े थे, हाथ भी
भी दो तरह से जोड़े जाते हैं। एक तो यूं जोड़े जाते, उन्होंने यूं नहीं जोड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया था, हे महाप्रभु, अब हम पर दया करो। अब हम उन पर दया करके ससम्मान अपने घर वापस आए थे। फिर भी कई लोग जानना चाहते हैं आखिर नंबर कितने आते थे, तो बताना पड़ता है कि हमारा मामला हमेशा बराबरी पर छूटता था। कई लोग जानना चाहते हैं ये बराबरी वाला रिजल्ट कौन सा होता, तो बताना पड़ता है कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते थे वो हमारी समझ के और जो उत्तर हम दिया करते थे वो उनकी समझ के पार होते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे पूज्य पिताश्री जो नई पुस्तकें हमें खरीदवाते थे, नई पुस्तकों के जो पृष्ठ बीच से जुड़े होते थे, वर्ष भर जुड़े हुए पृष्ठों को हमने एक दूसरे से जुदा नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि हमने धर्म गुरुओं से सुन रखा था कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसलिए हमने जुड़े हुए पृष्ठों को वर्ष भर एक दूसरे से जुदा नहीं होने दिया था। फिर आप समझ सकते हैं कि हमने परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को कैसे हल किया होगा, ये दिमाग का काम था। हमें आज तक याद है संस्कृत का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। हमने लिखा, जब सर्वे किया गया इस श्लोक का पहला शब्द क्या है? सर्वे। तो सर्वे माने सर्वे, तो यही लिखा हमने। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। बहुत अच्छे। सर हमने ठीक लिखा? अग्रिम पंक्ति के लोग बता दें कि हमने ठीक लिखा। मिलोड ये पॉइंट नोट किया जाए। हमारे सर कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल ठीक लिखा। इससे सिद्ध होता है ये भी हमारी तरह संस्कृत पढ़े। सर्वे संतु निरामया, सारे संत निरे माया में लिप्त थे। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, ये सर्वे भद्राणी और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, उन विचारों की माँ क्या करती जब उनके भाग्य में ही दुख था। बहुत अच्छे खिचड़ी जी, क्या महान विचार है आपके। धन्यवाद। गणित का पेपर था और प्रश्न आया था, एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 2 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? खेत को क्यों जोतेंगे? हाँ, चलो चलो इधर ऑल स्टूडेंट इधर। खेत जोत चुका। यस, हाँ, गणित का पेपर था और प्रश्न आया था, एक खेत को 3 आदमी 2 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 2 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? तो हमने लिखा, जब एक बार जुती गया। बहुत अच्छे।
जोतने की जरूरत क्या है, अब उसे बोने का इंतजाम किया जाए। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन, अगर अपनी जिद छोड़ देते तो महाभारत कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भीष्म पितामह प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते तो महाभारत कदापि नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वह चाहते तो युद्ध कदापि नहीं होता। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि हमारे सिवा पूरी क्लास में इतना माइंडेड बच्चा था ही नहीं। अब हमने जो लिखा इस बार पीछे तक समर्थन दे देना। कितना सटीक लिखा, ये दिमाग का काम था कि महाभारत के युद्ध का सबसे मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। कारण भी लिखा, अगर पुलिस होती तो हेलो वो इधर नहीं उतरेगा भाई साहब, इधर नहीं उतरेगा, ये अलाउ ही नहीं करेंगे हम। ऐसे कैसे उतरेगा? एक बार ताली हो जाएगा जोरदार। कारण भी लिखा, अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के अर्थात कौरव और पांडवों के 5-5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में फैसला कर दिया होता। महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। हमारा बाय बाय का पेपर भी हुआ था। बाय बाय इधर नहीं होता, बाय बाय यस वही हुआ था, बाय बाय हाँ वही हुआ था, वही हुआ था। टीचर ने पूछा था बच्चों तलाक का कोई एक ठोस कारण बताओ। शादी। यस हमने बताया था शादी ना होगी, शादी ना होगा जीवन में कभी तलाक। धन्यवाद। कहे तो एक कविता कह दूं, बस धार्मिक कविता, धार्मिक लोगों की तरह सुनना। पूरे देश की एकता और अखंडता के नाम, हर परिवार, हर सोसाइटी, हर समाज की एकता और अखंडता के नाम एक खिचड़ी पैगाम। कविता घर में पैदा हुई है। सीन देखा और मेरे साथ यात्रा करें। घर में पति और पत्नी बस दो ही मौजूद हैं। नहीं, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। बच्चे स्कूल गए हैं। पति महोदय ड्राइंग रूम में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। पत्नी बाल धो करके सुपर रिंग से, नहीं सॉरी, इसमें फिर करेक्शन करेंगे। रिंग से नहीं, क्लिनिक प्लस, क्लिनिक प्लस से बाल धो करके तौलिए से झटकती हुई सुखाती हुई ड्राइंग रूम में आती। पति ने अखबार उठा के रख दिया। अब वो पत्नी को देख रहे हैं। पत्नी ने पति को देखा। इस धार्मिक सिचुएशन में पति और पत्नी के मध्य जो वार्ता हुई, यही मेरी कविता का विषय बन गई। ध्यान से सुनिए।
पति ने प्यार से पास बुलाकर पति ने प्यार से पास बुलाकर पत्नी का सिर सहलाकर कहा, प्रिय हैं तुम्हारे काले कोमल बाल, कुदरत की अद्भुत कला का कमाल। लट, देखो एक लट भी होता है, लट नहीं, लट ऐश्वर्या राय प्रोडक्ट। लट धूप बत्ती के धुएं की सिधार, तोड़ती संयम करती बेकरार। प्रिय है तुम्हारे रूप में धुली हुई उड़द की दाल के जैसा निखार, बहता बिना टोटी के सरकारी नल की तरह अविरल मेरा प्यार। पत्नी ने एक झटके से हाथ छुड़ाया और मेज पर खाना जा लगाया। अब सीन में गंभीर परिवर्तन आया और पति रोटी के अंदर से एक बाल खींचते खींचते चिल्लाया, बेवकूफ, ये इतना लंबा बाल भी नजर नहीं आया। और लगा दुत्कारने, फुत्कारने, फटकारने और पत्नी लगी सोचने, समझने, विचारने कि क्या होता है सम्मान समूह से जुड़े हुओं का और अपमान टूटे हुओं का। क्या होता है सम्मान समूह से जुड़े हुओं का और अपमान टूटे हुओं का। मोती का हार से, पत्ते का डार से, पुर्जे का गाड़ी से, रक्त का नाड़ी से, पोथी का पंडे से, झंडे का डंडे से, बालों का जूड़े से, बुढ़िया का बूढ़े से, पक्षी का झुंड से, मुंड का रुंड से, दाने का अनाज से और व्यक्ति का समाज से। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। टूटे हुए विभक्त कहलाते हैं और जुड़े हुए भक्तों का बच पाते हैं। आओ हम सब भक्त बन जाएं, सर्वप्रथम देशभक्त, प्रभु भक्त, गुरु भक्त, पितृ भक्त, मातृ भक्त, समाज भक्त और कुछ भी न बन सके तो बन जाए पत्नी भक्त। जरा पत्नी भक्त के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे बलवीर सिंह खिचड़ी जी ने जैसा उनका नाम है, आइए इधर अभी कुर्सियां हैं, कुछ बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा बलवीर सिंह खिचड़ी जी ने काव्य पाठ किया, एक संदेश दिया अपने उससे कि समाज में एक जुड़ाव रहना चाहिए। वैसे कुछ पंक्तियां जो उनके लिए कहना चाहता हूं कि जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा। जब समाज की देश की बात आती है तो मेरा एक मुक्तक है कि जुग जुग से कल कल कर कहता गंगा जमुना का पानी है, इस धरती पे जन्म लिया बस अपनी यही निशानी है, और एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है। हो जाति पंथ सब भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है, हो जाति पंथ भले अलग पर खून तो हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी खून याद दिलाता है कि हमें एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और लीजिएगा, मैं अधिक समय संचालन में नहीं लूंगा। हमारे मंच पर आपके बहुत अपने डॉक्टर दिनेश जी विराजमान हैं। अगर उनका इससे पता चलता है कि पॉपुलैरिटी आपकी भी बहुत जोरदार है। तो एक बार जोरदार हर व्यक्ति हाथ में ताली उठा के एक बार ताली नीचे किया है।
प्लीज शांत हो जाए। मैं यहाँ डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप वो ऐसे ही मतलब अभी जुनून में हैं बलवीर सिंह खिचड़ी जी के। बहुत से कवि आपके सामने यहाँ आए हुए हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज में बहुत से बच्चे हैं जो कविताएं लिखते हैं। इस मंच पर हम सबको नहीं बुला सकते यहाँ पर, और हमारे संकल्प दुबे जो कि सेक्रेटरी हैं इस जनरो के, वो स्वयं एक अच्छे कवि हैं, मगर हमने यहाँ भी स्टूडेंट्स को इनवाइट नहीं किया है। मैं आप सबकी तरफ से एक कविता पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा, ये कमान गुरुजी ने संभाल ली है। संकल्प को स्टेज में बुलवा दो। और बच्चों, मैं टीचर हूँ आपका और हरदम आपको कुछ न कुछ शिक्षा देता रहता हूँ, तो वही आज भी मेरा मिशन है कि यहाँ से भी कुछ ऐसी बातें कहूँ जो कि आपके लिए जीवन में काम आए और आशीष भी दूँ। तो दोनों काम कर रहा हूँ। पहले आशीष कि मेरे उद्यान की ए नई कोपलों, मेरे उद्यान की ए नई कोपलों, फूल बनकर सदा तुम महकते रहो। ज्ञान के व्योम में सिद्ध के पंखले, तुम विचरते हुए तुम चहकते रहो। इस मेरे उद्यान की ए नई कोपलों। बहुत बढ़िया सर। ये है पाठ के वंशजों कर्म का पाठ पढ़, बोस बनकर बढ़ो तुम विवेका बनो। बहुत अच्छा। बोस क्रांति के लिए हैं और विवेका हमारे आध्यात्म के लिए हैं। इन दोनों की तरफ आपको बढ़ना है। तो बोस बनकर बढ़ो तुम विवेका बनो, और टोक्यो हो कि बीजिंग हो या मास्को, पूरा ईस्ट, टोक्यो हो कि बीजिंग हो या मास्को, सब तुम्हारे लिए बस शिकागो बने। शिकागो को मैं विवेकानंद ने जो कुछ किया उसे विश्व लोहा मान गया, तो तुम्हें भी यही करना है। बोस बनकर बढ़ो तुम विवेका बनो, टोक्यो हो कि बीजिंग हो या मास्को, सब तुम्हारे लिए बस शिकागो बने। मेरे उद्यान की ए नई कोपलों, फूल बनकर सदा तुम महकते रहो। विश्व भर तुम पे नजरें लगाए हुए आज के जो 54 करोड़ यूथ हैं, इनकी तरफ से दुनिया घबराती है। दुनिया घबराती है आपसे, मान जाइए इस बात को, अगर समझ जाइए इस बात को। विश्व भर तुम पे है नजरें लगाए हुए, ये जानता है कि तुम कल के अरमान हो, कल की आशा हो, तुम कल के अभिमान हो। एक नए विश्व की तुम एक पहचान हो, एक नए विश्व की तुम एक पहचान हो, और शक्ति के स्रोत तुम एक संकल्प लो। शक्ति के स्रोत, ये युवा और टाइम कितना हो रहा है? तो शक्ति के स्रोत तुम एक संकल्प लो, कल का भारत बनो, अग्रणी बन चलो, कल का भारत बनो, अग्रणी बन चलो। मेरे विज्ञान की ए नई कोपलों, फूल बनकर सदा तुम महकते रहो। पूर्वजों से मिली है जो खाती तुम्हें, हमारा कल्चर इतना रिच है, हमारा ज्ञान इतना रिच है, उसको लोगों ने नकारा है। हमारी संस्कृत की पुस्तकों को न जाने कहाँ फेंका है लोग। तो आपका ये काम है कि आप सबको फिर से उसका सम्मान दिलाइए। खाती है जो हमारी पूर्वजों से मिली है जो खाती तुम्हें, अपनी संस्कृत पर तुमको अभिमान हो, और छाप इसकी पड़े विश्व के व्योम पर, छाप इसकी पड़े विश्व के व्योम पर, एक नए वाद से सब व्यवस्था चले। हम आपको संदेश दे रहे हैं, एक नया वाद क्रिएट कीजिए। ये जितने वाद चल रहे हैं, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद, जिसने न जाने क्या क्या किया, अब आपको आध्यात्मवाद लाना है। सुनिए, छाप इसकी पड़े विश्व के व्योम पर, एक नए वाद की सब व्यवस्था चले। विश्व को ये नई राह तुम दे चलो, ये तुम्हारे लिए एक अभिमान हो। मेरे उद्यान की ए नई कोपलों, फूल बनकर सदा तुम महकते चलो। ठान लो कर दिखाओगे इस काम को, बांध लो मेरी हर बात को गांठ से, कर दिखाओगे तुम में नहीं। बढ़ चलो अपने हर साथ का हाथ पे हाथ, अकेले नहीं, साथी का मैं निकल रहा हूं, साथ का हाथ पे, बढ़ चलो मेरे उद्यान की नई
अन्ना एक बार आ तो जाओ। तो एक और कविता सुनवा दूंगा गुरुजी से। अन्ना अन्ना एक बार ताली बजाइएगा सर के लिए। अन्ना भावना की बात होती है, उन्होंने संदेश दिया, खिचड़ी जी ने अपने तरीके से संदेश दिया, गुरुजी ने अपने तरीके से संदेश दिया, तो इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए। और लीजिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे विषय हैं। खिचड़ी जी अभी अपने स्कूल की बात कर रहे थे। ये कोएड स्कूल में पढ़े हुए हैं। बचपन से ही एक क्लास में इनकी लड़की पढ़ती थी, उसको बुआ का रोल दे दिया तो पूरा स्कूल उसको बुआ 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 कह के चिल्लाने लगा। वो प्रिंसिपल के पास पहुंची तो प्रिंसिपल ने देखते कहा आओ बुआ। तो रोने लगी, सर इसी बात की शिकायत लेके आई हूँ। प्रिंसिपल को गलती का एहसास हुआ, बोले अच्छा चलो क्लास में मैं देखता हूँ। क्लास में आके कहा जो जो इसको बुआ कहते हैं सारे खड़े हो जाओ। सारे खड़े हो गए, ये बैठे रहे। इनसे पूछा तुम क्यों नहीं खड़े हुए? ये बोले जी मैं इन सबका फूफा लगता हूँ। तो ये बचपन से ही ऐसे है। जब पिताजी इनको एडमिशन कराने के लिए ले गए थे तो उनसे पूछ लिया कि ये आप ही का बेटा है? पिताजी ने कह दिया औपचारिकता में हाँ जी आप ही का है, कह देते हैं। अब पलट के इनसे पूछ लिया आप ही के पिताजी हैं? बोले हाँ जी आप ही के हैं। तो बड़े बता रहे 3-4 साल क्लास में फेल हो गए थे, बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुए थे। एक दिन मास्टर जी ने डांटा के नालायक 3 साल से एक क्लास में पढ़े हुए, शर्म नहीं आती? तो पलट के बोले जी गुरुजी आप भी तो एक क्लास में 10 साल से पढ़ा। मास्टर जी को गुस्सा है कि नालायक तेरी क्लास में तो हम क्लास में फर्स्ट आते थे, तो बोलो जी आपको कोई ढंग का टीचर पढ़ाता होगा। ऐसी स्थितियां, एक बार ताली बजाइएगा बलवीर सिंह खिचड़ी जी के लिए। और लीजिएगा हम क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे विषय हैं। हाँ आवाजें ऐसी निकालते रहिएगा, पता रहेगा आदिम गुण विराजमान है। एक तो बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं। लीजिएगा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में एक ऐसे गजलकार हैं जो हास्य गजल कहते हैं, हजल कहते हैं। हजल, हास्य गजल को हजल कहते हैं। गजल के बारे में कहा गया पूछो गजल है क्या, तो एक ऐसा छंद है फूलों की मुट्ठियों में बंद एक सुगंध है, और खुलते ही दूर तक हवा में बिखर गई, जैसे कि ओस में नहाई पांकुरी नहीं, जैसे कि ओस में नहाई पांकुरी नहीं। और मैं चाहता हूं कहीं उनके जो तेवर की बात है आपके मन तक। वैसे गजल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ये तो बहुत अच्छी पढ़ते हैं। एक बार एक ने गजल पढ़ी, हमारे बाल स्वरूप राय जी ने कहा कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2-4 कहे, 2-4 शेर कहे। मतलब हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने 2-4 कहे, पर उस पर क्या गुजरी होगी जिसने शेर 1000 कहे। तो एक श्रोता खड़ा हो गया कि हम पर दुख का पर्वत टूटा जब हमने 2-4 सुने, हम पर दुख का पर्वत टूटा जब हमने 2-4 सुने, पर उस पर क्या गुजरी होगी जिसने शेर 1000 सुने। लेकिन हमारे भाई पवन दीक्षित बहुत जोरदार कवि हैं, जोरदार शायर हैं। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से बुलाए भाई पवन प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। सीधी सीधी बात करता हूँ, कोई टिप्पणी नहीं, कोई चुटकुला नहीं, कि आज की शाम दिलो जान से सुना जाए। आज की शाम दिलो जान से सुना जाए, मंच को आन बान शान से सुना जाए। आपकी तालियों से हौसला बढ़ेगा, मगर मैं चाहता हूँ मुझे ध्यान से सुना जाए। मित्रों, आज मैं आपके लिए आया हूँ। थोड़ा सा साथ में ये है कि थोड़ा संजीदा, मेरे आपके गुरुजन भी बैठे, कुछ बुजुर्ग भी बैठे, 2-4 पंक्तियां कहता हूँ कि ये मंजर सियासी खतरनाक है। ये हज़ल नहीं है, चंद संजीदा बातें करना चाहता हूँ कि ये मंजर सियासी खतरनाक है, कि सारी फिजा ही खतरनाक है। मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे ऐब को भी बताए हुनर, मेरे यार तू भी खतरनाक है। ये 2 पंक्तियां जिनके लिए गजल कहने की कोशिश की थी कि ये मंजर सियासी खतरनाक है। ये तो कवियां पंक्तियां नहीं है। देखिए ये मंजर सियासी है, गजल चल रही है मियां। या सॉरी, ये मंजर सियासी, ये सारी फिजा ही खतरनाक है। बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं,
बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अगर बात सच्ची और अच्छी लगे, नई बात लगे, तो पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देगा, मेरा साथ देगा कि बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, नहीं बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैंने ये तेवर दिखाए थे, मेरे कुछ बुजुर्गवार बैठे हैं, कुछ बड़े बैठे हैं, कुछ टीचर्स बैठे हैं। अब मैं बिल्कुल अब से और जब तक मैं आपके कोर्स की ही बात करूंगा। हुजूर, बस एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ मकर संक्रांति वो होती है, गणेश चतुर्दशी, गणेश चौक, फलाना चौक, धमाका चौक, अब एक नया शुरू हो गई है, प्रेम चौदस। पंडितों व्यासों कहा करते थे प्रेम चौदस, और इस प्रेम चौदस को सिर्फ अपने दिमाग में रखिएगा, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। एक बात और बताना चाहता हूँ, गजल मोहब्बत की जबान है, इशारों की जबान है। मेरे इशारे आप तक पहुँचे तो मुझे बताइएगा और जताइएगा कि मेरे इशारे आप तक उलझाओ रखा है उसने, रखा है उसने मुझको पहेलियों में, मेहंदी से कुछ लिखा है उसने हथेलियों में, कितना भी वो छिपा ले पर मैं ये जानूं, कितना भी वो छिपा ले पर मैं ये जानता हूँ, मेरे नाम का है चर्चा उसकी सहेलियों। मायूस होके मैं तो रास्ते से हट गया था, मायूस रास्ते से हट गया था, लेकिन नसीब मेरा उस दिन पलट गया था, आंधी के बहाने से इजहार किया, आंधी के इजहार किया उसने, उड़कर दुपट्टा उसका से लिपट गया, मुझसे लिपट गया था। क्या रखना है? एक खत में उसको लिख कर अपना जो ख्वाब भेजा, एक खत में उसको लिख कर अपना जो ख्वाब भेजा, कितना अजीब उसने खत का जवाब भेजा, अब तक समझ न पाया वो खुश हुई या गुस्सा, अब तक समझ न पाया वो खुश हुई खत के टुकड़े भेजे और एक गुलाब भेजा, और एक
भेजा। बहुत बढ़िया है पवन जी, क्या बात है। अरे कभी तो मैंने बेवकूफी से मुझको मेरे कॉलेज हैरान भी नहीं करता। बड़े बड़े कवि हैं कॉलेज में। भैया ध्यान इधर ही रखो। बेवकूफी से मुझको हैरान भी नहीं करता और मुश्किलों मैसेज से बात करते, मैसेज से। और मुश्किलों को मेरी आसान भी नहीं करता। इजहार करके मैं तो मुश्किल में पड़ इजहार करके मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूँ। वो ना भी नहीं करता और हाँ भी नहीं। एक गजल सुनाता हूँ आपको। गजल नहीं है, गजल है, आज से गजल है, सिर्फ जहन में रखिएगा। उसने देखा यूं पलट के, उसने देखा यूं पलट के, उसने देखा यूं पलट के, आए पलट के आए जी किया मर जाऊं कट के। उसने देखा यूं पलट के, जी मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, जी मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, जी मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, और हम दुनिया में भटके आए हैं, और हम दुनिया में भटके आए हैं। उसने देखा यूं पलट के, हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी। अरे घर पागी थी। हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, वो जालिम हंस पड़ी, वो नागिन हंस पड़ी। हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, एकदम से 3 झटके। हाथ पकड़ा बात की और हंस पड़ी, एकदम से 3 झटके आए। उसने देखा यूं पलट के आए। उसने देखा बहुत देख लिया तो भीड़ बस में थी मेरी किस्मत खुली, भीड़ बस में थी मेरी किस्मत खुली। सारे अनुभवी बैठे नीचे। भीड़ बस में थी मेरी किस्मत खुली, मेरी किस्मत जगी, मेरी किस्मत जगी। भीड़ बस
किस्मत खुली, वो खड़ी थी मुझसे सटके, बस में थी मेरी किस्मत खुली, वो खड़ी थी मुझसे सटके, उसने देखा यूं पलट के, जी किया मर जाऊं कट के। इस आय हाय की आखिरी आय हाय, उसने देखा यूं पलट के, छत पे मिलना था, छत पे मिलना था कि कोई आ गया, छत पे मिलना था कि कोई आ गया, कि कोई आमरा। छत पे मिलना था, क्या अनुभव है, वाह वाह। छत पे मिलना था कि कोई आ गया, और हम पाइप से लटके, उसने देखा यूं पलट के, किया मर जाऊं कट के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजाइएगा भाई पवन दीक्षित के लिए। कविता सुन के सरदार जी निकल ली। बुलावा आ गया क्या? अच्छा, वैलेंटाइन की बात की, प्रेम चौदस की। वो कनाट प्लेस में अनुभव इसलिए बता रहा हूँ, कनाट प्लेस में घूम रहे थे 14 फरवरी के दिन, एक भिखारी सामने से आ गया कि बाबूजी 500 रुपए देने। चौंक गए कि भिखारी का इतना स्टैंडर्ड यार, 500 रुपए मांग रहा है। इन्होंने डांटा, बोले चक्कर क्या है? बोला जी आज वैलेंटाइन डे है। पूछा फिर? बोला जी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ। भिखारी ने कहा, इन्होंने डांटा, तू भिखारी होकर गर्लफ्रेंड रखता है? बोले जी उसी ने तो भिखारी बना। समझ जाइए क्या स्थिति है। अच्छा, लड़के नहीं लड़कियां भी ऐसे ही काम करती हैं। गैलरी पे पहुंच गई कि आपके पास कोई कार्ड है जिसमें लिखा हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ? उसने कहा हाँ जी है। बोली 1 दर्जन पैक कर दो। हाँ समझ आया ना, ताली वाली बजानी चाहिए। है करके हाय हाय में तो बड़े कर रहे थे। ये सब स्थितियां हैं। कविता पढ़ के हाथ में आई है चाय, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत आनंद दिया। अब पीछे तो 3 लड़के जो है बिल्कुल माइकल जैक्सन बने हुए हैं। स्थितियां ऐसी होती है। ये देखो, ये देखो, देखो संभालना, ये होश में तो है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा आनंद ले रहे हैं आदरणीय गोयल साहब, नीरज जी, भाई साहब अतुल जी, पूरे साल डिसिप्लिन बनाया करें आप कॉलेज में, और एक दिन कवि सम्मेलन करवा लिया करें। सारा हिसाब किताब एक दिन में बराबर कर जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं तो ताली बजा के बता दीजिए। दिनेश जी कह रहे हैं बहुत खुशी है, आप हमारे आदरणीय हैं, आपको देख के कह नहीं सकता। वैसे सामान्य रूप से किसी पुरुष के सर पे 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। आंटी जी का प्यार लेके यहाँ पर बैठे हुए हम आपको बधाई देते हैं। अच्छा लीजिएगा, अब हाँ उधर चलते हैं जो इस मंच के केंद्र में है। बहुत बढ़िया। हालांकि उनका टाइम नहीं है। 12 नहीं बजे।
उनके टाइम तक आप रुक नहीं सकते, इसलिए जब वो आप बुलाएंगे तो इंटरवल कर नहीं सकते हैं।